नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 104 यानी कि अनुसूचित जाति से संबंधित, यानी कि कोई अगर भूमिधर वसीयत करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और अपनी भिन्न जाति से वह वसीयत करना चाहता है। मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति वसीयत करना चाहता है और वो व्यक्ति अनुसूचित जाति से है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति की भूमि की रजिस्ट्री गोद, यानी कि जैसे बच्चे को गोद ले लिया जाता है, गोद के नाम पर जो है डीड होती है, गिफ्ट डीड, और या फिर अनुसूचित जनजाति की भूमि को खरीदने का नियम अलग ही होता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे और इन सभी पहलुओं के बारे में जानेंगे कि अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि खरीदते हैं तो क्या आपको कलेक्टर की परमिशन का लेना जरूरी है और किस शर्त के आधार पर कलेक्टर यानी कि परमिशन देगा, और साथ ही वहां पर हम जानेंगे कि किस आवेदन के आधार पर, प्रारूप के आधार पर कलेक्टर अनुसूचित जनजाति की जमीन को खरीदने की परमिशन देता है। तो विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को। राजस्व संहिता की धारा 104 यानी कि अनुसूचित जाति से संबंधित भूमिधर द्वारा वसीयत, धारा 107/2 और उपधारा 1, यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से कोई संक्रमणीय भूमिधर वाला, यानी कि भूमिधर अपने द्वारा धारित भूमि की वसीयत ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करना चाहता है जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, यानी कि उसकी जाति से संबंधित नहीं है। मान लीजिए कि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और वो अपनी जो है वसीयत दूसरी जाति के, भिन्न जाति के व्यक्ति को करना चाहता है, तो ऐसे में वसीयत एक व्यक्ति के पक्ष में करना चाहता है, यानी कि वो उसे एक व्यक्ति को अपनी वसीयत करना चाहता है जो कि उसकी जाति से संबंधित नहीं है, तो धारा 107/2 यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 107/2 के अधीन अनुज्ञा लेने के लिए जाने का आवेदन कर सकेगा, यानी कि उसे कलेक्टर की परमिशन लेने के लिए आवेदन करना जरूरी है। और उपधारा के अंदर क्या बात आई है कि अगर इस प्रकार का मामला है तो ऐसी जो अनुमति प्रदान किए जाने के पूर्व कलेक्टर उन परिस्थितियों पर जांच करेगा और आवेदक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत क्यों करना चाहता है, यानी कि कलेक्टर इस बात की जानकारी करेगा कि ये अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है लेकिन ये भिन्न जाति, दूसरी जाति के व्यक्ति को वसीयत करना चाहता है। कहीं पर मामला ऐसा तो नहीं डरा धमकाकर या किसी और मुद्दे के आधार पर जबरदस्ती उसकी वसीयत यानी करना चाहता हो उसकी भूमि की, यानी संक्रमणी भूमिधर अगर वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उस जाति या जनजाति से संबंधित नहीं है, तो उस यानी कि आज्ञापक आदेश के द्वारा यानी कि आवेदन को अनुज्ञात और नामंजूर भी कर सकेगा। यानी कि इस बात की कलेक्टर जांच करेगा कि क्यों भाई ये व्यक्ति अपनी ही जाति के व्यक्ति को क्यों विरासत नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसे लगता है कि मामला सही है, किसी प्रकार का डराव धमकाव नहीं है, तो कलेक्टर ऐसे में यानी इजाज़त दे भी सकता है और इजाज़त नहीं भी दे सकता, ये कलेक्टर के डिपेंड पर होता है। तो चलिए आगे और जानकारी करते हैं कि क्या आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसी स्थिति में कलेक्टर यानी कि अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति की भूमि को खरीदने की यानी प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली यानी 2016 यानी कि नियम 99 और अनुसूचित जाति भूमिधर भूमि के अंतर यानी कि भूमि के अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा धारा 98/1 और धारा 98/1 के अंतर्गत अथवा धारा 98/1 यानी जो संगठित धारा 107 के अंतर्गत, यानी विक्रय अथवा दान या फिर भूमि के अंतरण कहते हैं बेचने को, अंतरण की अनुज्ञा यानी कि उसकी परमिशन के लिए भूमि की वसीयत करने के लिए यानी परमिशन के लिए जैसा भी स्थिति हो, आवेदन अनुसूचित जाति से संबंधित संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर यानी RC प्रश्न 27 में कलेक्टर को दिया जाएगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जनजाति की भूमि को खरीदता है तो उसकी परमिशन लेने के लिए वह RC प्रश्न पत्र 27 के आधार पर कलेक्टर को वह देता है कि श्रीमान जी फला व्यक्ति अपनी भूमि बेचना चाहता है। कौन? जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का है वो इस 27 से RC प्रश्न पत्र को देगा, RC प्रश्न पत्र को, और कलेक्टर से परमिशन मांगने की यानी
कोशिश करेगा। और उपधारा के अंतर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित जो भूमिधर यानी भूमि में अपने हित का या बंधक करने की अनुज्ञा के लिए धारा 98/1 के अंतर्गत यानी आवेदन पत्र आरसी प्रदर्शन पत्र 28 कलेक्टर को करेगा। अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और अपनी भूमि को वो व्यक्ति बंधक रखना चाहता है तो वो व्यक्ति बंधक रखने के लिए भी अपनी भूमि को यानी कि कलेक्टर की परमिशन लेगा, अगर उसके पास इस प्रकार की कोई भूमिधर है या इस प्रकार का कोई व्यक्ति है। अनुसूचित जाति से संबंधित भूमिधर भूमि के पट्टे पर उठाने की अनुज्ञा के लिए यानी 98/1 के अंतर्गत आरसी प्रमाण पत्र यानी 29 कलेक्टर को देगा। और धारा 98/1 अंतर्गत यानी कि आवेदन पत्र होने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह प्रकरण स्थिति और अवश्य समझे। वह नायब तहसीलदार के यानी अन्यून और श्रेणी के किसी भी अधिकारी को यानी कि जांच के लिए प्रतिनियुक्त करेगा और आवेदन के दिए गए तथ्यों का सत्यापन करेगा। अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, अपनी भूमि को भले ही संक्रमणीय भूमिधर हो, उस भूमि को बेचता है, गोदनामा करता है या उस भूमि को यानी वो रहन रखता है, तो उसे इस प्रकार से कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उन परिस्थितियों में यानी कि आख्या के अंतर्गत अनुमति चाहिए गई है। और जब वो कलेक्टर के सामने एप्लीकेशन जाती है कि मैं अपनी भूमि को बेचना चाहता हूं या रहन रखना चाहता हूं या इस प्रकार से रखना चाहता हूं, तो कलेक्टर क्या करेगा कि उस दिना के 15 दिनों की अवधि के अंदर 2 प्रतियों की आख्या प्रेरित करेगा और आख्या की एक प्रति यानी आवेदन को जो निःशुल्क कलेक्टर के कार्यालय से ऐसी आख्या पेश की जाएगी और उसे भी दी जाएगी अगर उसे यानी परमिशन हो जाती है। आख्या की प्रति यानी कि प्राप्त करने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के अंदर यानी कि जांच अधिकारी के द्वारा प्रेषित आख्या के विरोध अपील भी कर सकता है दाखिल। और यदि उपनियम 5 के अधीन यानी कि प्रस्तुत की गई आख्या यानी आपत्ति यदि कोई भी प्राप्त किए गए जाने वाले या पश्चात से कलेक्टर को समाधान हो जाता है। अब कलेक्टर को इस बात का कैसे समाधान होगा कि ये व्यक्ति अपनी भूमि बेच रहा है और इसे परमिशन दे देनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि बेचने की जो है परमिशन नहीं मिल पाती है। लेकिन ये अब मैं आपको बता दूं खोलकर कि बहुत से लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की परमिशन मिल सकती है, लेकिन हाँ मिल जाती है। इसमें संशोधन भी हुआ है यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 73 जो तीसरा संशोधन है यानी कि अभी इसके अंदर एक संशोधन हुआ है और नियमावली 2020 का नियम यानी 7 द्वारा 29/12/2020 से जो प्रतिस्थापित पूर्व नियम के नियम 8 इस प्रकार से है जो कि आपको नए संशोधन के आधार पर बहुत ही आसान कर दिया है। अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भूमि को बेचना चाहता है तो इस प्रकार की आपत्ति उस व्यक्ति के ऊपर ना हो तो उसे परमिशन मिल जाती है। अब जान लेते हैं कि किस स्थिति में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को परमिशन मिल जाती है। नंबर 98 और धारा उपधारा 1 यानी कि खंड 1 और खंड 6 की जो पूर्ण शर्तें हैं अथवा खातेदार अथवा उसके जो परिवार का कोई सदस्य किसी जो घातक बीमारी से ग्रस्त है और जिसके यानी के संबंध में संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ किसी भी फिजिशियन या फिर शेल्फ यानी चिकित्सा के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो ऐसी बीमारी का उपचार के लिए वयस्कों को पूरा करने के लिए अंतरण की अनुज्ञा आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से है और वो किसी बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी भूमि को बेच सकता है। इस आधार पर प्रमाण पत्र के अगर मेडिकल रिपोर्ट उसकी आ जाती है और ये वो कलेक्टर से यानी कि उससे बेचने की गुजारिश करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को अनुसूचित जाति के व्यक्ति को परमिशन मिल जाती है। नंबर 3 के आवेदक यानी जो प्रस्तावित अंतरण के प्रतिफल और उसके अन्य भूमि के क्रय करने के लिए ऐसे प्रस्तावित अंतरण हेतु जो संहिता की धारा 98/1 यानी कि अंतर्गत अनुज्ञा यानी कि जो परमिशन की मांग कर रहा है, तो आवेदक इस स्थिति में दिए जाने के आवेदक के पक्ष को रजिस्ट्रीकृत और विक्रय करार की स्थापित प्रति को समर्पित करता है और आवेदन के दिनांक पर जिस दिन से उसने आवेदन किया है उसके दिनांक पर आवेदक के द्वारा धर्त भूमि का क्षेत्रफल ऐसे अंतरण के बाद यानी 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होगा। यानी कि जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है वही व्यक्ति अपनी भूमि को बेच सकता है जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से भूमि ज़्यादा है। उससे कम अगर है तो वो अपनी भूमि को नहीं बेच सकता है। और यहीं पर अगर कोई सामान्य या ओबीसी वर्ग का उस भूमि को लेता है तो उसे डबल बैनामा करवाना पड़ता है, डबल रजिस्ट्री करानी पड़ती है। पहले वो रजिस्ट्री किसी अनुसूचित जाति की होगी, लेकिन इस बात का ध्यान होता है कि उस जिस जनजाति के व्यक्ति पर एससी के व्यक्ति पर वो भूमि आप रजिस्टर करवा रहे हैं या वो रजिस्टर करवा रहा है उसके पहले ही पास ऑलरेडी 1.26 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है। अगर 1.26 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि होती है तो वो आपको फिर रजिस्ट्री नहीं कर सकता है।
यानी कि दूसरा पक्ष जिसने वो भूमि ली है। अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से जमीन खरीदता है अपने लिए तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपको तीसरे पक्ष को अनुसूचित जाति की भूमि खरीदनी है तो 1.26 हेक्टेयर से कम ना हो, सीधी बात तो ये है। यदि वह विक्रय द्वारा अंतरण किए गए अनुज्ञा को मांग कर रहा है या फिर भूमि के अंतरण के लिए यानी प्रतिफल और कलेक्टर की सर्किल रेट के अनुसार यानी कि आंगणित और रकम से कम नहीं होगा, तो इसके आधार पर ही उस व्यक्ति को यानी परमिशन मिल सकती है। यानी कि इस आधार पर तृतीय संशोधन के आधार पर इसे बहुत ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही और इसके अंदर यानी कि लचीला बनाया गया है कि पहले क्या होता था कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर बीमार भी पड़ जाता था उस भूमि से वो कोई लाभ नहीं उठा सकता था और ना ही अपनी भूमि बेच सकता था। लेकिन उसके पास ऐसी भूमि है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि ऐसी भूमि किस काम की कि अगर कोई व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो और वो भूमि ना बेच सके। तो इस प्रकार से अगर आप भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का पूरा ध्यान देना होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस पर भी जानकारी दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी है लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।